अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ मैं इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज की वीडियो में हमने करने हैं। यानी एंड ऑफ द यूनिट जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं आपको वो तमाम चीज़ें करनी है। तो बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, ग्रुप वाले भी और दूसरे जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं यूट्यूब से, तो वो तमाम की रिक्वेस्ट थी कि सर इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना दी जाए। तो आज जो है इंशाल्लाह तमाम चीज़ें करवा दूंगा। थोड़ी मुश्किल एक्सरसाइजें हैं इसमें, यानी थोड़ी मुश्किल चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ग्राफ बनाना सिखाना है जो कि हम सीख चुके हैं पहले भी मैथ में, लेकिन यहाँ भी अब हमने उसे यूज़ करना है। तो मैथ में जिन बच्चों ने ग्राफ पढ़ा था अब उन्हें समझ में आ जाएगा कि ग्राफ का इस्तेमाल कैसे होता है। और पीछे भी ये तमाम चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, तमाम लेक्चर्स दे चुका हूँ, तमाम कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचा चुका हूँ। तो उसके बाद अब मैं ये तमाम चीज़ें आखिर में करवा रहा हूँ। तो अगर आपने कोई भी लेक्चर नहीं देखा है, जैसे कि प्रेशर का लेक्चर नहीं देखा है, तो प्रेशर लिखकर एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो मिल जाएगी। और उसमें जो न्यूमेरिकल हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप का मैं बता दूंगा, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप की फ़ीस हमने 500 रखी है जो पूरे साल की है। और ग्रुप वाले बच्चों से मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपने जो है इन तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके ग्रुप में शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं टेस्ट सेशन बहुत जल्दी शुरू करूँगा जिसमें ऑनलाइन टेस्ट लूँगा और ऑनलाइन जो है वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलें आ जाएँ, आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना न्यूमेरिकल से पहले एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो 9 एमसीक्यूज दिए हुए हैं, बारी बारी उनका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो एक साइड पे आपको पेज चलता हुआ नजर आ रहा होगा आपकी आसानी के लिए, ठीक है। तो चले यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है कि द स्प्रिंग इज ब्रेक, द स्प्रिंग इन ब्रेक एंड क्लचेस आर यूज्ड। तो देखें, आपको पता है कि ब्रेक और क्लचेस में, यानी जो बाइक का क्लच होता है उसके अंदर स्प्रिंग यूज किया जाता है। तो उसमें ऐसी क्या वजह है कि स्प्रिंग यूज करना पड़ता है? तो बहुत सिंपल इसका आंसर है टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, यानी उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए। यानी आपने ब्रेक दबाया और फिर स्प्रिंग का क्या काम होता है, यानी वो जो वायर लगी हुई होती है और वायर के आखिर में स्प्रिंग लगा हुआ होता है। अगर आप क्लच देखें तो क्लच के जहाँ पर क्लच का आखिरी हिस्सा होता है बाइक में, उधर स्प्रिंग लगा होता है। तो वो स्प्रिंग जो है ना, वापस जो क्लच का जो हमारी असेंबली होती है उसको अपनी पोजीशन पे ले आता है दोबारा। तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए किसी चीज़ को स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जो है वो ए है, ठीक है। टू रीस्टोर, रीस्टोर यानी दोबारा अपनी पोजीशन में, जिस हाल में था उस हाल में ले आना। टू रीस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका पहले का जवाब हो गया, ठीक है। डिटेल भी बता दी कि स्प्रिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ब्रेक्स में और क्लचेस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाए अपना दूसरा एमसीक्यूज करते हैं। तो दूसरे एमसीक्यूज में आपसे कहा जा रहा है कि इन द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव दिस डिफॉर्मेशन इज नोन एज डैश डिफॉर्मेशन। इसमें कहा जा रहा है कि हम जो है वो, यानी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हैं और उसकी जो है वो शेप चेंज हो गई है, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाना छोड़ी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया दोबारा मटेरियल। जैसे कि मैंने एक स्केल की एग्जांपल दी थी कि मैं स्केल को जब स्ट्रेच कर रहा हूँ तो उसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने शेप यानी फोर्स लगाना छोड़ी स्केल पर तो स्केल अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाती है? तो वो जो है वो होता है इलास्टिक, ठीक है। उसकी इलास्टिक जो है वो, जो उसकी इलास्टिसिटी होती है वो उसको उसकी दोबारा पोजीशन में ले आती है। चलें, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक, यानी इनमें से कौन सा मटेरियल है जो ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक से मुराद कि उसको अगर ज्यादा खींचें तो वो खिंच भी जाए और जब फोर्स लगाना छोड़ें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा गिलास आ सकता है, लेकिन गिलास में ऐसी क्वालिटी नहीं होती कि उसको आप अगर खींचे और वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाए, यानी उस पर फोर्स अप्लाई करें और वो थोड़ा सा बेंट हो जाए और दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। इस चीज़ को आपने ज़िंदगी में कभी भी करके चेक नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको ये बात कहूँगा कि इस चीज़ को आपने कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना कि गिलास पे फोर्स लगाएं जानबूझ के कि देखते हैं ये कितना जो है वो खिंचता है। देखिए, जैसे ही आप गिलास पे फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे वो थोड़ा सा बेंट होगा, लेकिन थोड़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते ही वो टूट जाएगा और खुदा ना खास्ता टूट कर आपके पाँव पे लग सकता है आके डायरेक्ट,
और आपको जो है वो बहुत बुरी तरह जख्मी कर सकता है, क्योंकि जब गिलास टूटता है तो वो एक हिस्से में नहीं टूटता बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर जाता है। तो जब वो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं तो वो हमारे को आके लग जाते हैं। तो मैंने बेहतर समझा कि ये बात मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो आपने कभी भी गिलास पर बेजरूरत फोर्स अप्लाई नहीं करनी, यानी गिलास पर कभी भी फोर्स अप्लाई करके चेक नहीं करना कि ये कितना मुड़ता है। हाँ, लकड़ी पे कर सकते हैं, स्टील पे भी कर सकते हैं, वो नहीं टूटते इतनी आसानी से। लेकिन सब अब यहाँ पर जो सवाल हो रहा है उसकी तरफ आते हैं कि सबसे ज्यादा किस चीज में जो है वो इलास्टिक है, यानी इलास्टिसिटी है। तो रबड़ को आप चेक करें। आपके पास अगर एक टायर की ट्यूब है या जो रबड़ सिंपल इस्तेमाल किया जाता है घर में, जो छोटे छोटे से रबड़ आ रहे होते हैं, उसको अगर आप खींच के चेक करें तो वो बहुत ज्यादा खिंच जाता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ें तो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो रबड़ में इलास्टिक जो है हमारे पास ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी। अच्छा, अब देखें चौथे में कहा जा रहा है कि इफ अ स्प्रिंग स्ट्रेच इजीली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक स्प्रिंग जो है वो, यानी एक स्प्रिंग इजीली स्ट्रेच हो जाता है, यानी उसको खींचा जाता है तो वो इजीली खिंच जाता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हुआ, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी कि अगर आप जो है वो स्प्रिंग को खींचे तो वो इजीली खिंच जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप बात बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि यहाँ पर फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट होता है। यानी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि स्प्रिंग जो है वो इजीली खिंच रहा है, इजीली यूं खिंच रहा है, जैसे ही खींच रहा है, जैसे छोटा सा स्प्रिंग आता है ना, आप उसको खींचे तो इजीली खिंच जाता है। तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कम। अगर ज्यादा होगी तो आप इजीली नहीं खींच सकेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, स्मॉल वैल्यू। ठीक है, डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आए। चलें 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द यूनिट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है, रट्टे कुछ भी नहीं लगवाए, यानी कोई भी चीज़ मेमोराइज नहीं कराई है। तो ये तो बहुत मामूली चीज़ है जो कि मैंने आपके साथ बार बार डिस्कशन में शेयर की थी जब हम हुक लॉ पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई थी। ठीक है, हुक लॉ में आपको ये चीज़ मिलेगी। तो सब सिंपल बात है कि आपको जो है स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बताना है, यानी ये जो के है ना, इसका यूनिट बताना है। अच्छा, बहुत से बच्चे इतने सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि वो खुद भी निकाल लेते हैं यूनिट, और बहुत से ऐसे होते हैं कि याद कर रहे होते हैं। तो यूनिट कभी भी याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ बेसिक यूनिट याद कर लें, बेसिक और चंद ड्राइव यूनिट्स याद कर लें, बाकी यूनिट्स आप खुद ही निकाल लेंगे। देखें, ये आपके पास है एफ और ये एक्स नीचे आ गया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट बन गया। ठीक है, तो एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और इसका होता है मीटर। तो ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर। एम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, देखा खुद ही निकल गया। तो ये हमारे पास जो इसका सही है वो हमारे पास सी है, न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा चले अब 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 जो है हमारे पास वो देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। ठीक है, 5 तो हमने कर लिया, अब 6 है, बल्कि हमारा 7 नहीं है, 6 आएगा। अच्छा, 6 जो है वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, यानी आपने उसमें एक न्यूमेरिकल टाइप चीज़ सॉल्व करनी होगी। पहले जो 9 क्लास के लिए होता था, यानी जो 9 क्लास के लिए न्यूमेरिकल आते थे, उसमें ये इस तरह के 9 क्लास के लिए जो एमसीक्यूज आते थे उसमें ये न्यूमेरिकल टाइप्स नहीं होते थे, लेकिन अब शामिल कर दिए गए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि द स्प्रिंग ओबेज हुक लॉ फॉर द अर्लियर एक्सटेंशंस एंड व्हेन द स्प्रिंग बिकम्स डैमेज इट डज नॉट अपेयर टू डू सो। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग है वो हुक लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन जब वो डैमेज हो जाता है तो फिर वो ओबे नहीं कर सकता। यानी आपको पता है ना, एक बार स्प्रिंग को ज्यादा खींच दिया, उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींच दिया, तो फिर उस पर हुक लॉ नहीं लगाया जा सकता। क्यों, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा नहीं आता। तो इसमें कहा जा रहा है कि एस्टिमेट फ्रॉम ग्राफ आफ्टर एडिशन ऑफ विच वेट द स्प्रिंग डैमेज। तो यहां पर आपने ग्राफ देखना है और देखकर ये बताना है कि कौन सी फोर्स के बाद, यानी कितनी आप उस पर फोर्स लगाएंगे कि स्प्रिंग जो है वो परमानेंटली क्या होगा कि डिफॉर्म हो जाएगा, यानी अब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो देखें, जब तक ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है ना, तो जब तक आप फोर्स लगाना छोड़ेंगे ना जैसे ही, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा उस वक्त। लेकिन जैसे ही जहां से कर्व आ रहा है ना, अगर आप वहां से वहां तक फोर्स लगा देंगे तो अब जो है वो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। यानी अगर आप 8 न्यूटन तक देखें, 8 न्यूटन से कम की फोर्स लगाएंगे ना और फोर्स लगाना एकदम से छोड़ देंगे तो स्प्रिंग अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन 8 न्यूटन के बाद अगर आपने फोर्स अप्लाई की तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगा। तो इसमें यही पूछा जा रहा था कि वो कौन सी ऐसी फोर्स है जिसके बाद स्प्रिंग अपनी दोबारा पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो ये 8 न्यूटन है हमारे पास। ठीक है, डिटेल में समझा दिया।
चलें अब 7 देखते हैं। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो 2 यूनिट्स तो हम प्रेशर के पढ़ चुके हैं, एक पास्कल और एटमॉस्फेयर भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बार आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो बार भी यूनिट होता है प्रेशर का, लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें से एक ही चीज बच रही है जो कि प्रेशर का यूनिट नहीं होता, वो होता है डी न्यूटन। देखिए न्यूटन सिर्फ फोर्स का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? फोर्स का, ठीक है। ये आइजैक न्यूटन के नाम पे है, फोर्स का यूनिट होता है। चलें अब आ जाते हैं 8 की तरफ। 8 की तरफ मूव करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इफ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर बीइंग अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द एरिया ऑफ। तो देखिए सिंपल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप होगा ये थोड़ा सा। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है कितने की, गिवन डेटा देख लेते क्या दिया हुआ है। इस तरह ही करा करें न्यूमेरिकल, जिस तरह मैं करता हूँ नंबर अच्छे आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये एफ है आपका 20 न्यूटन, ठीक है। 20 न्यूटन की फोर्स दे दी है और एरिया कितना दे दिया आपको, एरिया इन्होंने दे दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब आपके दिमाग में यहाँ पर सवाल आएगा कि सर इसको जो है हम स्टैंडर्ड यूनिट में ले जाते हैं, लेकिन आप जो है वो पॉइंट्स देखें, पॉइंट्स में वो स्टैंडर्ड यूनिट में लेकर नहीं गए हैं, यानी उन्होंने पॉइंट्स में जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखा है, तो ज़रूरत नहीं है हमें मीटर स्क्वायर में ले जाने की। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है फोर्स टू फाइंड, क्या करना है हमने, प्रेशर फाइंड करना है हमने, ठीक है। फोर्स नहीं फाइंड करनी, प्रेशर फाइंड करना है। अच्छा तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है कि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है। तो F कितना दे दिया आपको 20, F इन्होंने दे दिया आपको 20 और डिवाइडेड कर दिया आपने 5 से, तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर आ जाएगा। और प्रेशर कितना आएगा, देखें ये एक ही टेबल पे कट रहे हैं, 5 के टेबल में 5 1 पर आता है और 20 कितने पर आता है, 4 पर। तो यह आपके पास आ गया 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें यूनिट ऐसे नहीं लिख के दिया हुआ, इसमें आपको इन्वर्स की फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर इन्वर्स स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है इसका सही डी होगा, आपने डी इसका सही लगाना है, 4 न्यूटन सेंटीमीटर इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब जो है थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे, तो बात समझने में मुश्किल नहीं होगी। कहा जा रहा है कि फिगर 5.13 शो यानी आपने फिगर 5.13 बराबर में बुक भी चल रही होगी तो उसको देख लीजिएगा, तो उस फिगर को देखें और उससे आपको बात समझनी है। तो कहा जा रहा है कि शो अ कंटेनर विथ 3 स्पॉट। देखें स्पॉट क्या होता है, जो सुराख होते हैं ना, नालियां, उनको स्पॉट कहा जाता है। द कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर, कंटेनर वाटर से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। जेट्स ऑफ वाटर पॉर आउट ऑफ द स्पॉट्स। तो इसमें कहा जा रहा है कि पानी का जो है वो खराज हो रहा है नालियों से। आप देख सकते हैं कि ऊपर पानी भरा हुआ है और नालियों से पानी बाहर की तरफ गिर रहा है। कि आगे कहा जाता है कि व्हाई डज द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम स्पॉट गोज फर्थियस। फार्थियस का मतलब होता है ज्यादा क्यों निकल रहा है, यानी नीचे से पानी क्यों ज्यादा निकल रहा है, ऊपर से कम क्यों निकल रहा है। आउट फ्रॉम द कंटेनर। देखें आप फिगर को सही से देखें, मैं फिगर समझाता हूँ, आपको बात खुद ही समझ में आ जाएगी। आप फिगर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे तो आपको बात जो है इधर समझ में आ जाएगी कि अगर आप फिगर देख रहे हैं तो नीचे से आपको पानी जो है वो ज्यादा निकलता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर से कम। अब इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे हम जमीन पर या पानी में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है। तो नीचे वाली टोटी से पानी ज्यादा क्यों निकल रहा है, क्योंकि नीचे जो है वो प्रेशर ज्यादा है। जब भी देखें जो नीचे वाली टोटी है या नीचे वाले जो सुराख है उससे पानी ज्यादा दूर जाके गिर रहा है, तो इसका जो है वो बी सही होगा। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, यानी जैसे नीचे जाओगे प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको जब मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट क्लियर करा था आपको, यानी जब इसका लेक्चर दिया था तो उसमें भी मैंने डिटेल में ये बात आपको समझाई थी, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ग्रुप के भी जिनको जो है वो बात समझ नहीं आ रही होती है कभी कभार मैं जब ये करवा रहा होता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करे बगैर जो है वो वीडियो को देख रहे होते हैं, डायरेक्ट एंड ऑफ द एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो फिर मैं उनको जब बताता हूँ कि आपने जो है वो ये वाला लेक्चर देखना है, और जब उनके साथ लेक्चर शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, तो फिर उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि पहले डाउट क्लियर कर लें, जो लिखा हुआ है वो समझ लें, उसके बाद ये शुरू करें, इंशाल्लाह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी।
ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, बी सही था। न्यूमेरिकल एमसीक्यूज तमाम कर लिए। अच्छा, अब पहला ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो ग्राफ बनाना है, मुख्तलिफ चीज़ों को सॉल्व करना है, तो उसको देखते हैं और आज हम वो करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे जो है वो क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स शुरू होते हैं। तो तमाम चीज़ें मैं आपको करवाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और फिर उसके पार्ट्स हैं फर्दर, वो भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहा क्या जा रहा है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेड टू फाइंड आउट हाउ अ स्प्रिंग स्ट्रेच व्हेन लोड्स वर एडेड टू इट। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट यानी तजुर्बा किया क्लास में, और उन्होंने जो है ना एक स्प्रिंग लिया और उस पर वेट लगाते गए। अब कितना वेट लगाया और कितना एक्सटेंशन आया वो उन्होंने लिख के दिया हुआ है। यानी जब उन्होंने स्प्रिंग के ऊपर 0 लोड लगाया हुआ था, यानी कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया था, तो आपको पता है जब कोई भी लोड नहीं है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में था और एक्सटेंशन 0 रही, यानी स्प्रिंग खिंचा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है कितना स्प्रिंग खिंच के बड़ा हुआ वो दी हुई एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब उन्होंने जो है वो 2 न्यूटन का लोड लगाया, यानी 2 न्यूटन का जो है वो लोड अप्लाई किया। तो जब उन्होंने 2 न्यूटन का लोड अप्लाई किया तो 15 जो है वो 15 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आ गई। यूनिट ध्यान रखिएगा मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह 4 न्यूटन का लोड लगाया तो 30 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आ गई। 6 न्यूटन का लोड लगाया तो जो है हमारे पास 45 मिलीमीटर की एक्सटेंशन आ गई। तो 50-50 करके, यानी 50-50 करके एक्सटेंशन बढ़ती रही जब उन्होंने 2 न्यूटन का लोड बढ़ाते रहे। 8 न्यूटन का लोड तो 60 मिलीमीटर की जो है एक्सटेंशन आ गई। 10 न्यूटन का लोड लगाया तो 75 मिलीमीटर की एक्सटेंशन, और 12 न्यूटन के लोड पर जो है हमारे पास 90 मिलीमीटर की एक्सटेंशन। लेकिन जब उन्होंने 12 न्यूटन से ज़्यादा का लोड लगाया ना, तो आप देखें क्या हुआ कि हमारे पास जो है अब एक्सटेंशन जो है ना वो 15 न्यूटन की नहीं आ रही बल्कि अलग आ रही है। तो ये वो पॉइंट है जिसके बाद आप, यानी ये वो लोड था 12 न्यूटन का, अगर इससे ज़्यादा आप लोड अप्लाई करेंगे ना ये, तो स्प्रिंग अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आगे पूछी जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। तो कह रहे हैं कि यूज दिस रिजल्ट्स टू प्लॉट अ ग्राफ, यानी ये जो रिजल्ट है ना वो आपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना है, यानी ग्राफ बनाकर ये रिजल्ट शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं। और ग्राफ किसके दरमियान बनेगा? लोड और एक्सटेंशन के दरमियान। ग्राफ किसके दरमियान? लोड और एक्सटेंशन के दरमियान। तो देखें यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि हमने जब भी ग्राफ बनाया है ना, यानी जब भी इसमें ग्राफ बना है स्प्रिंग वाले सवाल में, हुक लॉ में, तो हमेशा लोड को नीचे रखा है, यानी लोड को जो है वो एक्स एक्सिस पे रखा है हमने। लोड जो है हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे रखा है, ये लोड है, ठीक है। एल से डिनोट कर देता हूँ, ये पूरे लिख देता हूँ, ठीक है। लोड जो है वो हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की है, ये वाली लाइन जो पूरी जा रही है एक्स एक्सिस की है, ठीक है। ये प्लस की हो गई, और ये वाई एक्सिस की है नेगेटिव में, और ये प्लस वाई एक्सिस की है। ये पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा चुका हूँ मैथ के अंदर। तो वैसे तो ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर में बनता है, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है तो हम बोर्ड पे बनाएंगे, आप चाहें तो ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है ना एक्सटेंशन और लोड की, इधर लगानी है हमने, इधर प्लॉट करनी है। तो इधर एक्सटेंशन की वैल्यू लिखेंगे हम ई एक्स, और एक्सटेंशन जो है वो मिलीमीटर में आएगी, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी वैल्यूज उतार देते हैं। तो यहाँ पर तो 0 वैल्यू हो जाएगी, इस पॉइंट पे 0 वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये ओरिजिन का पॉइंट होता है। तो 1, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास 8, ये आ गया हमारे पास 10, ये मैं लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, इस ग्राफ में। और ये आ गया 12, और ये आ गया हमारे पास आकर 14। अच्छा चलें अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है हमने एक्सटेंशन लगानी है कि कितनी एक्सटेंशन आ रही है। तो ये एक्सटेंशन हमारे पास कितनी आई? सबसे पहले 15 की आई, 15 मिलीमीटर, ठीक है। यूनिट यहाँ पर लिख दिया है मैंने, मेन यूनिट। और फिर आई हमारे पास 30, फिर आई हमारे पास 45, फिर आई हमारे पास 60, ठीक है। फिर आई हमारे पास 75, ठीक है। 15-15 का इजाफा होता जा रहा है। फिर आई हमारे पास 90, और आखिर में हमारे पास आई 100, ठीक है, 100 की आई। चलें, तो ग्राफ बनाना था, अब ये ग्राफ जो है वो बनता जाएगा।
तो जब हमारे पास दो न्यूटन का लोड था तो हमारे पास वो कितनी आ रही थी, एक्सटेंशन आ रही थी हमारे पास 15 न्यूटन की। तो पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ होगा, ठीक है, पॉइंट ड्रॉ करके बता दिया। अच्छा, इसी तरह से 4 न्यूटन का लोड था तो एक्सटेंशन कितनी आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी हमारे पास 30 मिलीमीटर की। अच्छा, अब हमारे पास 6 न्यूटन का जो है वो लोड था तो एक्सटेंशन आ रही थी 45। 8 न्यूटन का जो लोड था हमारे पास एक्सटेंशन आ रही थी 60 की, ठीक है। 10 न्यूटन का जब लोड था तो हमारे पास एक्सटेंशन आ रही थी 75। देखें यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो 75 पर ही आके मिलेगा, ठीक है। 12 न्यूटन का लोड था, एक्सटेंशन आ रही थी 90 न्यूटन की, 90 मिलीमीटर की। अच्छा, 14 न्यूटन का लोड था तो एक्सटेंशन आई हमारे पास एक्सटेंशन आई। अब ये देख सकते हैं कि ये पॉइंट सीधा नहीं बन रहा, ये पॉइंट टेढ़ा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एल है, यहाँ पर ये एल है, इलास्टिक लिमिट इसके बाद अब खत्म हो गई। अब जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगा, हमेशा के लिए जो है वो परमानेंट पोजीशन में चला गया। तो ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया मैंने और ये इधर जोड़ दिया पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हमने ग्राफ बनाना था। अब क्या करना है, इस वैल्यू को जो है वो लिखना है हमें यहाँ पर कि 2 न्यूटन का लोड और 15 मिलीमीटर की एक्सटेंशन, ठीक है, ये ग्राफ में इस तरह लिखना है। 4 न्यूटन का लोड, 30 मिलीमीटर की एक्सटेंशन। अच्छा, 6 न्यूटन का लोड तो 45 मिलीमीटर की एक्सटेंशन। थोड़ा सा ये ऊपर हो गया पॉइंट, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अगला पॉइंट यहाँ पर आएगा कि 8 न्यूटन का लोड तो 60 की एक्सटेंशन। अच्छा, यहाँ पर कितनी है एक्सटेंशन, कितनी, लोड कितना आ रहा है, लोड जो है वो 10 न्यूटन का आ रहा है। देखें यहाँ से अगर मैं मिलाऊं तो ये इससे मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा होगा लेकिन ये इससे मिलेगा, ठीक है, ये इससे मिलेगा और ये वहां जाके इससे मिलेगा। अच्छा, और एक्सटेंशन कितनी आ गई, 75। अच्छा, यहाँ आखिरी पॉइंट पे देखें, यहाँ पर हमारे पास 12 न्यूटन का लोड, ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर बनेगा जाके, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आएगा, ये इधर इधर और ये फिर यहाँ पर आएगा इधर। तो ये एल का पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 12 न्यूटन का लोड तो एक्सटेंशन आई 90 की। अच्छा, यहाँ पर कितने न्यूटन का लोड है, यहाँ पर है आपके पास 14 न्यूटन का लोड और 100 न्यूटन की एक्सटेंशन, 100 मिलीमीटर की एक्सटेंशन। तो ये जो है वो ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया और वैल्यूज को ग्राफ पर शो करके दिखा दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बी की, अब इसका जो है वो पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया। अच्छा, पार्ट बी में ये कहते हैं कि यूज योर ग्राफ टू फाइंड। अच्छा, ग्राफ अब आपने बना लिया है, अब इस ग्राफ का इस्तेमाल कर हमने क्या ढूंढना है, द एक्सटेंशन व्हेन द लोड इज 3 न्यूटन। अब ये पूछ रहे हैं कि 3 न्यूटन पे कितनी एक्सटेंशन आएगी, आपने बताना है कि 3 न्यूटन पे कितनी एक्सटेंशन आएगी। तो आप जानते हैं कि 3 जो है वो 2 और 1 के बीच, 2 और 4 के बीच में आता है, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। ये 3 मैंने बना दिया। अब इस 3 को जो है ना मैं इस ग्राफ के साथ टच कर दूंगा ले जाकर, जैसे ही ग्राफ पे टच होगा ना वहां पे हमें पता चल जाएगा कि कितनी एक्सटेंशन आ रही है। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं ऊपर ले गया, यहाँ मैं ऊपर ले गया और यहाँ ये टच हो गया। देखें, ये इस तरह से पता करा जा रहा है कि आपने जो है ना वो 3 बनाना है और इस लाइन को टच कर देना है। जहां पर ये लाइन टच हो ना वहां पर ये वाई एक्सिस पर जो एक्सटेंशन है इसको देख लेना है। तो हमारे पास जो एक्सटेंशन आ रही है वो 30 से कम आ रही है, 15 से ज्यादा आ रही है, यानी हमारे पास जो एक्सटेंशन आ रही है वो आ रही है 22.5 के करीब करीब आ रही है अंदाजन, ठीक है, 22.5। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, व्हेन द लोड मतलब वजन, व्हेन द लोड इज, जब लोड होगा हमारे पास 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन, द एक्सटेंशन यानी जो एक्सटेंशन होगी, यानी जो इजाफा होगा स्प्रिंग में खींचने पर, एक्सटेंशन इज 22.5 मिलीमीटर, 22.5 मिलीमीटर की होगी, ठीक है। ये आंसर आ गया आपके पास बी का। अच्छा, अब आपके पास है बी का पार्ट 2, ये तो पार्ट 1 था। देखें इधर तो यहाँ पार्ट के भी पार्ट बना दिए गए, ठीक है। तो अब इसका पार्ट 2 करना पड़ेगा। पूछते हैं कि यहाँ पर द लोड विच प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ। तो यहाँ पर अगले में पूछा जा रहा है कि आपके पास जो है वो 40 मिलीमीटर का लोड है तो कितनी एक्सटेंशन आएगी, ग्राफ देखकर ही बताना है, ठीक है। अच्छा,
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 40 मिलीमीटर आता किधर है, तो आप बोलेंगे सर 45 और 30 के दरमियान में 40 मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 40 मिलीमीटर का पॉइंट हो गया, ठीक है, ये 40 मिलीमीटर बना दिया मैंने। अब इसको जो है ना मैं इधर ले जाकर टच कर दूंगा, इसको जो है मैं इसको मैं इधर ले जाके टच कर दूंगा, इधर ले जाके टच कर दूंगा, ठीक है। ये इधर ले आके थोड़ा सा टेढ़ी लाइन हो गई है। ग्राफ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। ये तो रफ बना के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप कॉपी में उतार सकें। तो जब आप इसको ले जाके टच करेंगे तो ये जो है वो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू देगा, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू देगा। तो ये जो है वो 4 से ज्यादा है और 6 से कम है। तो हम लिख लेते हैं कि जब हमारे पास जो है वो एक्सटेंशन, यानी जब एक्सटेंशन हमारे पास जो है वो 40 मिलीमीटर की होगी, तो लोड जो है ना उस वक्त, यानी लोड जो है वो हमारे पास 5.1 ले लेते हैं, 5.1 न्यूटन का होगा, ठीक है, 5.1 न्यूटन का लोड होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया, ग्राफ से समझा भी दिया चीज़ों को। आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला सवाल था हमारा। पहले सवाल के मैंने आपको तमाम पार्ट्स करवा दिए, तमाम चीज़ें करवा दी, ठीक है। तो ये ए था, फिर ए के भी हमने 2 सब पार्ट दिए हुए थे, तो वो भी हमने इधर बता दिया। अब जो है वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी ग्राफ है, ग्राफ देख के करना है। इसको रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट आपको ग्राफ जो है वो साइड में बना हुआ नजर आ रहा होगा। सवाल पढ़ देता हूँ। द वेरिएशन इन एक्सटेंशन एक्स ऑफ द फोर्स एफ फॉर अ स्प्रिंग इज शो इन फिगर 5.14। तो आपको कहा जा रहा है कि वेरिएशन यानी ग्राफ देखें आप, और फोर्स के अप्लाई करने से एक्सटेंशन आ रही है, तो वो ग्राफ में इन्होंने बनाकर शो किया हुआ है आपको। वेरिएशन यानी चेंजेस आना। तो फिर यहाँ कहते हैं कि फिगर 5.14 द पॉइंट एल ऑन द ग्राफ इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्प्रिंग। तो आपको जो है ना एक छोटा सा पॉइंट एल बना हुआ नजर आ रहा होगा ग्राफ में। तो ये जो है ना वो इलास्टिक लिमिट है। ये क्या है? इलास्टिक लिमिट है। यानी अगर इसके बाद आपने फोर्स अप्लाई की तो अब जो स्प्रिंग है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगा, यानी वो उसी पोजीशन में रह जाएगा जिस पोजीशन में वो था। तो सबसे पहला सवाल करते हैं कि डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट। तो यहां पर आपसे पूछ रहे हैं कि ए में क्या पूछ रहे हैं, ए पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में, कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ये आपने इन्हें बताना है लिखकर। ये इलास्टिक लिमिट को आपने इन्हें बताना है। और दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स इन एक्सटेंशन द स्प्रिंग टू इट्स इलास्टिक लिमिट एल। अच्छा, तो सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, ये बता देते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। तो इलास्टिक लिमिट का जो हमारे पास इसका जो जवाब है वो ये है कि इट इज़ अ लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि ये वो लिमिट है, यानी अगर इससे कम कम आपने फोर्स लगाई तो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। यानी अगर इस लिमिट के अंदर रहकर फोर्स लगाएंगे, और अगर इस लिमिट से ज़्यादा आपने फोर्स अप्लाई की तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकेगी। आप जो ग्राफ में एल पॉइंट देख रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट है। वो पॉइंट जो है वो इलास्टिक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट तक फोर्स लगाएंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा कभी भी वापस नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो इसका जवाब आपको मिल गया, ये लिख लीजिएगा। अच्छा, इसके नीचे आपको एक्सटेंशन की भी जो है वो लिखी हुई नजर आ रही होगी डेफिनेशन, तो वो इस सवाल में इंक्लूड नहीं है, वो नहीं लिखिएगा, ठीक है। वो जो है मैंने इजाफी दे दी थी आपको समझाने के लिए कि एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है? द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज एक्सटेंशन। यानी टोटल लेंथ जो होती है ना स्प्रिंग की, आपने देखा होगा कि स्प्रिंग इतना बड़ा है और खिंच के इतना हो जाता है, तो इतने से इतना बड़ा स्प्रिंग था, ठीक है, ग्राफ बना रहा हूं, और वो इतना बड़ा आ गया, तो यहां से लेकर ये जो इसके अंदर इजाफा आया ना, ये एक्सटेंशन होती है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक तो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, ओ आर ओरिजिनल लेंथ थी। ये जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ये जो है इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, लेकिन इधर से लेकर जो इधर तक इजाफा आया वो एक्सटेंशन थी। तो ये चीज़ आपको समझना आने वाली थी, तो मैंने आपको ये समझा दी। अब जो है वो पार्ट 2 करते हैं और वो देखते हैं कैसे होगा।
तो स्टूडेंट आपसे जो है वो अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स इन एक्सटेंशन द स्प्रिंग टू इट्स इलास्टिक लिमिट एल। तो आपने जो है वो फोर्स बतानी है जहां पर जो है वो एल का पॉइंट आ रहा है, यानी एल का पॉइंट कहां पर आ रहा है और वो उसकी इलास्टिक लिमिट की आखिरी वैल्यू है। यानी आप इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो इलास्टिक लिमिट यानी अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में स्प्रिंग नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि हमारे पास, तो ये हमारे पास है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है F इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ रही है F की F 7.6, ठीक है 7.6, और ये क्या है द इलास्टिक लिमिट, यानी इसके बाद अगर आपने फोर्स लगाई इस ऑन दीस फोर्स FORC फोर्स, यानी अगर आपने 7.6 से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में स्प्रिंग अपने नहीं आ पाएगा, वो मुड़ा का मुड़ा रह जाएगा और डिफॉर्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हुक लॉ वाले सवाल आ गए हैं, हुक लॉ की तरफ हमने मूव करना है और हुक लॉ को जो है वो सॉल्व करना है। तो इसके भी मैंने आपको दोनों पार्ट करवा दिए। अच्छा, अब हुक लॉ में हमारे पास जो है वो 3 सवालात हैं, 3, 4, 5। तो सबसे पहले मैं हुक लॉ बताना है, दूसरे में जो है वो कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के दिखानी है, और 5वां सवाल जो है वो टेबल से होगा। तो चले आए तीसरा सवाल करते हैं, हुक लॉ की जो है वो वैल्यू निकाल के हुक लॉ बताते हैं कि हुक लॉ क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि सवाल नंबर 3 में लिख देता हूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास है हुक लॉ। हुक लॉ जो है हमने बताना है कि हुक लॉ क्या है, ठीक है। तो ये हुक लॉ को हमने डिफाइन करना है। तो आ जाए हुक लॉ की, जो आपके पास जो हुक लॉ की स्टेटमेंट है वो लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी। तो हुक लॉ जो है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट जो है वो ये है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई। यानी इसमें यही बात की जा रही है कि आप जब डिस्प्लेसमेंट यानी जब एक्सटेंशन आती है स्प्रिंग में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगी। तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स, और ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है, ठीक है। बच्चे जो है यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एक्सटेंशन है या डिस्प्लेसमेंट है और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सटेंशन दोनों एक ही हैं, अलग अलग चीज़ें नहीं है, इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे पढ़ लिया। अब जो है हमने अपना अगला सवाल करना है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का यहाँ पे यूनिट भी आपको लिख के दिया हुआ है, पीछे जो है वो एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया था। तो न्यूटन मीटर है, सही है, न्यूटन पर मीटर है। तो चलें अब आगे करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या चीज़ करनी है। तो स्टूडेंट अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है पूरा पूरा। कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन इज हैंग फ्रॉम इट्स एंड। तो कहा जा रहा है कि आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को पता करना है। तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन डेटा। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता है के होता है, तो यहाँ पर एफ क्या दिया हुआ है आपको, फोर्स जो दी हुई है वो दी हुई है 14 न्यूटन, और यहाँ पर इन्होंने जो एक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 3.5। अच्छा, इसमें कहा क्या जा रहा है ये भी देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता करो। अच्छा, स्प्रिंग में जो एक्सटेंड आया ना, यानी स्प्रिंग में कोई लोड अप्लाई किया उन्होंने, और लोड कितना था 14 न्यूटन का, 14 न्यूटन का लोड लगाया तो 3.5 सेंटीमीटर का जो है स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। अच्छा, व्हेन अ लोड इज हैंग, तो जब उस पर लोड जो है वो हैंग किया गया था, यानी इतना लोड जब उस पर लगाया था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स को हमने मीटर में लिखना होगा। तो 3.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल में हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करने होते हैं, यूनिट, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अच्छा, जब आप 3.5 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.035, ठीक है। तो यहाँ टू फाइंड क्या करना है, सबसे पहली लाइन में ही कह दिया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है।
सोल्यूशन क्या है, फॉर्मूला क्या है हुक लॉ का, F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है तो F अपॉन एक्स और ये के, तो के इज इक्वल टू F अपॉन एक्स। तो यहाँ लिख देते हैं बाकी का सवाल। तो फोर्स कितना दी हुई है 14 न्यूटन की, और एक्सटेंशन आई 0.035 की। तो यहाँ पर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप 14 डिवाइडेड बाई 0.035 तो आपके पास आ जाएगी 400। तो 400 न्यूटन जो है वो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, 400 न्यूटन जो है यहाँ पर 400, तो यहाँ लिख देते हैं 400 न्यूटन पर मीटर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि न्यूटन मीटर इनवर्स, इस तरह दोनों तरह से जो है ये सही होगा। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, अब जो है हमने अपना अगला क्वेश्चन करना है जिसमें जो है हमने टेबल देखना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि टेबल 5.4 शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग। तो यहाँ भी ये सवाल नंबर 1 की तरह ही का क्वेश्चन है और उसी तरह जो है ये सॉल्व भी होना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जो है वो डिफरेंट चीज़ें पूछी जाएंगी, तो उन डिफरेंट चीज़ों को हमने बताना होगा। तो सबसे पहले मैं ये सवाल रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। टेबल देख लीजिए, टेबल आपके सामने है। तो टेबल में कहा जा रहा है कि टेबल 5.4 शोज द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया गया है तो मुख्तलिफ लोड अप्लाई किया तो मुख्तलिफ जो है वो एक्सटेंशन आ रही है स्प्रिंग में। ठीक है, तो जब 0.0 न्यूटन का लोड यानी कोई भी लोड नहीं था तो एक्सटेंशन भी कुछ नहीं थी, लेकिन जब 2 न्यूटन का लोड अप्लाई किया तो एक्सटेंशन जो है वो 80 जो है वो मिली सेंटीमीटर की आई, 80 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर की जो है वो एक्सटेंशन आई। इसी तरह से फिर जब हम मुख्तलिफ लोड अप्लाई करते रहे तो मुख्तलिफ एक्सटेंशन आती रही। तो कहा जा रहा है कि यूज़ द रिजल्ट टू प्लॉट एन एक्सटेंशन अगेंस्ट लेंथ लोड ग्राफ, यानी यहाँ भी यही बात की जा रही है कि यूज़ द रिजल्ट टू प्लॉट एन एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड ग्राफ, यानी एक्सटेंशन और लोड के दरमियान ग्राफ बना दीजिए। सबसे पहले सवाल में इन्होंने यही बात कह दी है यहाँ पर। तो वही जो ग्राफ पहले बनाया था, पहले सेंटीमीटर मिलीमीटर के लिए बनाया था ना, अब सेंटीमीटर के लिए बनाएंगे, तरीका वही सेम रहेगा जो पहले वाला था। ठीक है, तरीका वही सेम रहेगा। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, तो पहले है हमारे पास 2। ठीक है, ये 2.0 का मतलब 2 ही है तो इधर 2 लिख लीजिए, मसला नहीं है कोई। अच्छा, यह लोट है ये, ठीक है, लोट LOAD लोट है ये, जो कि न्यूटन में आएगा। चलें आगे करते हैं इसे। ये है 4 न्यूटन, ये है हमारे पास 6 न्यूटन, ये है हमारे पास 8 न्यूटन, ये है हमारे पास 10 न्यूटन और यहाँ आ गया हमारे पास पॉइंट 12 न्यूटन का। ठीक है, 2 4 6 8 10 12। अच्छा, अब एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सटेंशन सबसे पहले हमारे पास आई 80। ठीक है, अच्छा ये जो है ना एक्सटेंशन जो है ये देख लीजिएगा मिलीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है। फ़र्क होता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर का। ठीक है, ए जो हमारे पास 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है ये चीज़ भी। तो 80 सेंटीमीटर और फिर आ गया हमारे पास 83 सेंटीमीटर, 3 का इजाफा होगा, फिर 86 आ जाएगा, फिर आ गया हमारे पास 86 सेंटीमीटर और फिर आ गया हमारे पास 89 सेंटीमीटर, फिर आ गया हमारे पास 92 सेंटीमीटर और आखिर में हमारे पास इलास्टिक लिमिट पर आ गए हम। इलास्टिक लिमिट अब ख़त्म हो गई है, यानी हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी है तो हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट हमने जो है ये क्या करते हैं, हमने इसको नंबरिंग कर दी, यानी हमने एक्स एक्सिस पे लोड लगा दिया और यहाँ पर हमने जो है वो एक्सटेंशन लगा दी। अब जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने ग्राफ बनाना है, यानी कितने न्यूटन की फोर्स है तो कितने सेंटीमीटर का इजाफा आया, तो 80 सेंटीमीटर हुआ। अच्छा, जब मेरे पास 4 न्यूटन की फोर्स थी तो मेरे पास 83 सेंटीमीटर हुआ, 6 न्यूटन की फोर्स थी तो मेरे पास 86 सेंटीमीटर हुआ, 8 न्यूटन की फोर्स थी तो मेरे पास 89 सेंटीमीटर हुआ, 10 न्यूटन की फोर्स थी तो मेरे पास 92 सेंटीमीटर हुआ, 12 न्यूटन की फोर्स थी तो मेरे पास 83 सेंटीमीटर हुआ।
ठीक है, यहाँ पर देखें आप ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है। अब इसके टेढ़ा बनने की वजह ये है कि यहाँ पर जो है वो इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, यानी इससे ज़्यादा फोर्स लगाई तो ये टेढ़ा बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा गहरा कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 न्यूटन और 80 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 न्यूटन तो 83 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें 6 न्यूटन, ये देखें 6 न्यूटन की फोर्स, और लोड जो है वो आपके पास कितना आ रहा है, एक्सटेंशन जो है आपके पास आ रही है 86 सेंटीमीटर। तो 8 न्यूटन तो आपके पास आ रहा है 89 सेंटीमीटर। इसको यहाँ लिख देते हैं। तो 10 न्यूटन के बाद आपने फोर्स अप्लाई की ना, तो इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई। 12 न्यूटन, एक्सटेंशन आ गई आपके पास 83। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बना लिया और ये बिल्कुल सही बना है, इसमें कहीं कोई हमसे मिस्टेक नहीं हुई है, जब भी वैल्यूज सही आ रही है। अच्छा, अब इसके जो सब और सवाल पूछ रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ऑन द ग्राफ मार्क्स द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ द लोड एट दिस पॉइंट। तो कह रहा है कि पॉइंट बी में क्या कह रहा है कि ग्राफ में जो है ना, आपने वो पॉइंट मार्क करना है जहां पर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो खत्म हो रही है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी से मुराद के अब जो है ना इजाफा अलग अलग आ रहा है। देखिए यहाँ पर जब मैं 2 न्यूटन का लोड बढ़ाता जा रहा था तो इजाफा भी 2 न्यूटन 3 सेंटीमीटर का आता जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखें, इस पॉइंट पर तो मैंने फोर्स यानी वेट जो है वो तो 10 न्यूटन का ही बढ़ाया है। यानी इस पॉइंट पर अगर देखें तो यहाँ पर हमने 10 न्यूटन का ही जो है वो लोड लगाया है, लेकिन इससे इजाफा देखें यहाँ पर हमने लोड तो 10 न्यूटन का ही लगाया, लेकिन इजाफा जो है ना वो अलग आया, 1 सेंटीमीटर का इजाफा आया, जबकि इजाफा तो 3 सेंटीमीटर का आना चाहिए था ना, ये 95 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 1 सेंटीमीटर का इजाफा आ रहा है। तो ये जो थी वो इलास्टिक लिमिट थी, यानी प्रोपोर्शनैलिटी थी। यानी इसके बाद अगर हमने फोर्स अप्लाई करेंगे तो इजाफा अलग अलग आएगा, इस जैसा सेम इजाफा नहीं आएगा, यानी प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो नहीं करेगा। प्रोपोर्शनैलिटी से मुराद के एक चीज को बढ़ाते ही दूसरी चीज बढ़ जाना। तो यहाँ पर अब आप एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज अलग अलग तरीके से बढ़ेगी, एक जैसे तरीके से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ग्राफ यहीं तक इलास्टिक लिमिट थी इस स्प्रिंग की। ठीक है, तो ये एल यहाँ पर आएगा, और किस वैल्यू पर आ रहा है वो वैल्यू भी आपने जो है यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, वो जो है आपके पास 10 न्यूटन की है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है आपके पास, 10 न्यूटन की। तो यहाँ पर हमने जो है वो लिखना पड़ेगा कि 10 न्यूटन की जो है हमारे पास वैल्यू, ये बस ये बी में जो है वो 10 न्यूटन लिखा जाएगा। तो अब जो है हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 करते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको समझाना पड़ेगा। देखें, हमारे पास आपको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है, सेम होती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो है वो स्लोप पता करना पड़ेगा। अब स्लोप क्यों पता कर रहे हैं, स्लोप हम इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इंक्लिनेशन जो होती है, उठान, वो एक ही जैसी आती है अगर कोई चीज़ जो है वो कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर हमें क्या पता करना पड़ेगा, स्लोप पता करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, आप मैथ में आखिरी चैप्टर में 16 चैप्टर में करेंगे कि स्लोप किस तरह पता करा जाता है और मिड पॉइंट किस तरह पता करा जाता है, ये उसमें कराऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो अभी जो है आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्लोप पता करने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन F2 माइनस F1। तो जब हम स्लोप पता कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ जाएगी। अच्छा, ये S को पहले क्यों रखा, क्योंकि स्लोप में जो है ना पहले y एक्सिस की वैल्यू आती है, फिर जो है वो x एक्सिस की वैल्यू आती है। तो इसको यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू क्या दी हुई है हमें S2 जो दिया हुआ है, यानी S2 दिया हुआ है हमें 83 और माइनस S1 दिया हुआ है 80। ठीक है, और हमें जो यहाँ पर F2 दिया हुआ है, F2 इन्होंने दे दिया हमें यहाँ पर 4 और ये हमें दे दिया यहाँ पे 2। तो ये जो है हमारे पास 3 है, 93 है। ठीक है, तो जब मैंने 83 है तो 83 में से जब मैंने माइनस किया 80 को, तो मेरे पास आया 3 और ये मेरे पास आया 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइड करा दिया, 3 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5। तो m इज इक्वल टू 1.5। तो ये जो है मेरे पास 1.5 आ रहा है।
अब इस 1.5 जो है ना, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1.5 आ रहा है हमारे पास एस अपॉन एफ, ठीक है, एस अपॉन एफ। लेकिन हमें पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला तो हमारे पास होता है के इज इक्वल टू एफ अपॉन एस। तो ये जो वैल्यू आई है ना, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको उलट कर देते हैं। तो इसको उलट किया तो हमारे पास ये इधर आगे की तरफ कर रहा हूं मैं, तो इसको जब हमने उलट किया, रेसिप्रोकल किया, तो ये 1/5 हो जाएगा। ये जो है हमारे पास 1/5 हो जाएगा। तो के का क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 1.5, तो हमारे पास आएगा 0.666, ये बोलिए 0.666 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो ये जो है हमारे पास वैल्यू थी, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो ये जो है मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आ रही। अब मैंने यहाँ स्लोप क्यों पता किया है, क्योंकि तमाम जो यहाँ पर ग्राफ बन रहा है, ग्राफ की मदद से पता करना था, तो तमाम जगह पर जो है वो ये वैल्यू सेम आएगी। स्लोप निकालने से तमाम जगह पर जो है वो हमारे पास के की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसका स्लोप पता किया। अब ये स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको मैं आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये यहाँ पर एक इजाफी चीज थी, तो ये यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर जो है हमारे सी हो गए। अब डी पार्ट रह गया है, तो उसको लिखते हैं और उसको जो है वो इधर ही कर लेते हैं नीचे, ठीक है। उसको सिर्फ हमने वर्डिंग में लिखना है। तो डी पार्ट देखें इसका क्या कह रहा है। इसमें डी पार्ट में कह रहा है कि शो मैक्सिमम फोर्स एट विच हुक लॉ इज एप्लीकेबल। तो वो मैक्सिमम फोर्स बतानी है जिसके ऊपर हुक लॉ एप्लीकेबल रहेगा। तो जहां पर ये एल का पॉइंट आ रहा है ना, वही मैक्सिमम फोर्स का पॉइंट है। तो ये जो है हमारे पास 80 पर आ रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये 80 का पॉइंट है, यहाँ पर हुक लॉ एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद फिर हुक लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फिर हम जब हुक लॉ लगाएंगे तो वो हमारे पास एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 80 का पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर हुक लॉ एप्लीकेबल है, यानी ये 10 न्यूटन का पॉइंट है, 10 न्यूटन है हमारे पास, यहाँ पर हुक लॉ एप्लीकेबल रहेगा। तो इसको लिख देते हैं हम, ठीक है। एट 10 न्यूटन ये मैक्सिमम फोर्स होगी, ठीक है, 10 न्यूटन मैक्सिमम। इसको चलो सही करके लिखते हैं मैक्सिमम को, मैक्सिमम फोर्स FORC फोर्स एट विच, जिसके ऊपर, एट विच हुक लॉ will be applicable, CABLE, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हुक लॉ एप्लीकेबल रहेगा, एप्लीकेबल यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो था वो आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो समझ में नहीं आई होगी। तो चलें आप आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जो कि प्रेशर से रिलेट करता है। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है वो देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि डिफाइन द टर्म प्रेशर, यानी आपने जो है वो प्रेशर डिफाइन करना है कि प्रेशर क्या होता है। और फिर जो है वो क्वेश्चन नंबर बी में कहा जा रहा है कि राइट डाउन द SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो हमने प्रेशर के मुख्तलिफ यूनिट पढ़े हैं, तो हमने यहाँ पर SI यूनिट बताना होगा। तो सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन नंबर 6 का ए सॉल्व करूंगा, उसके बाद जो है वो बी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो चले 6 का जो है वो ए देख लेते हैं, फिर बी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6A का जो आंसर होगा वो ये होगा कि द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो है हमारे पास फोर्स लग रही होती है पर यूनिट एरिया पर, उसे जो है वो प्रेशर कहा जाता है। और प्रेशर का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। ये जो है वो सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल था कि SI यूनिट बताना है।
तो उसका जो आपके पास जवाब है वो ये है कि बराबर में ही इसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो अब जो है वो ये हमने कर लिया, ये करेंगे। इन एसआई सिस्टम यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। और फिर आगे लिखा हुआ है कि इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, तो जिसे पास्कल भी कहा जाता है। तो इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स होता है वो होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। पर स्क्वायर मीटर जो है हमारे पास इसका यूनिट होता है। तो स्टूडेंट अब जो है हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाई डज प्रेशर इंक्रीज एज यू डिगर एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आप जब नीचे की तरफ जाके किसी चीज़ की खुदाई करते हैं तो वहाँ पर आपको फोर्स क्यों ज़्यादा लगती है, तो ये जो है आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपको जो है वो आंसर भी चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पर आप नीचे आए और नीचे आकर आपने खुदाई करना शुरू की, ये आपके हाथ में कुल्हाड़ी है। तो जब आप इसको खोद रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको फोर्स ज़्यादा महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो फोर्स ज़्यादा है, यानी ऊपर जो है वो रॉक ज़्यादा लगे हुए हैं। अब रॉक ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं और ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी तरह से प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये सर्कल जो है ना मैं रॉक के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर भी इसी तरह से ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको अब ज़्यादा जो है वो ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लग रही है रॉक की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए कोई इंसान जो कि नीचे से नीचे जाता है, चाहे वो समंदर में हो या ज़मीन के, तो उसे ज़्यादा फोर्स महसूस होती है, ज़्यादा जो है वो प्रेशर लगाना पड़ता है अगर वो कोई काम कर रहा है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही थी, इसको जो है वो हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास ये है कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इन दिस केस the force is primarily the weight of the overlying rock. So in very simple term, the deeper you go, the more rock must be supported, so the more force is required, ठीक है, and the pressure goes up, ठीक है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका जो है आपके पास ये जवाब था कि नीचे जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो फोर्स जो है वो ज़्यादा एरिया में लग रही है, तो प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको काम करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब प्रेशर का जो न्यूमेरिकल है वो करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है वो देखते हैं। अ बॉय इज पास इनटू अ पीस ऑफ वुड विद अ फोर्स ऑफ, यानी गिवन डेटा भी लिख लेते हैं साथ साथ। फोर्स जो है यहाँ पर आपको दी हुई है 20 न्यूटन की, तो 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है वो बच्चा, ठीक है। द फोर्स द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थंबैक इज, यानी हेड से मुराद यानी जो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना थंबैक का, जहाँ से आप उंगली दबाते हैं, उंगली से उसको दबाकर अंदर करते हैं बोट के अंदर, तो उसको जो है वो हेड कहा जाता है। और वो अगर वहाँ पर आप देखें तो एरिया कितना है, यानी उस थंबैक का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का। और उसकी जो नेल यानी क्रॉस सेक्शन, आप आगे देखें आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टिप यानी नोक, और जो नोक पर उसका एरिया है ना उसको हम A2 कह देते हैं, और वो जो है वो 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो वहाँ पर कम जो है वो प्रेशर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर वो आसानी से चला जाएगा उसके अंदर, बोट के अंदर। तो यहाँ पर आपने जो है वो प्रेशर बताना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द प्रेशर, अब नीचे कहा जा रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉय थंब ऑन द हेड ऑफ द बैक, यानी यहाँ पर टू फाइंड क्या करना है आपने, वो प्रेशर फाइंड करना है जो कि वो लगा रहा है और जिससे पिन अंदर जा रही है, और वो प्रेशर भी फाइंड करना है आपने दूसरे पॉइंट में। देखें सेकंड में उन्होंने क्या कहा है, द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंबैक ऑन द वुड, और जो टिप के ज़रिए से प्रेशर लग रहा है ना, यानी जो नोक प्रेशर लगा रही है, जो नोक प्रेशर लगा रही है बोट पर लकड़ी के, वो भी आपने बताना है। तो ए में ये बताना है आपने P1 और बी में आपने P2 बताना है। तो सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से जो है हमारे पास होगा। चलें तो सबसे पहले जो है वो P1 पता करते हैं। तो फोर्स तो दोनों में सेम ही है और ये A1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मसला है कि यहाँ में तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमें तो इसे मीटर स्क्वायर में ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है इसे सेंटीमीटर स्क्वायर
से मीटर स्क्वायर में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ 20 है, और यहाँ पर ही लिख देते हैं इसे कि A1 मीटर में क्या आएगा। देखें ये जो 1 है ना, इसको डिवाइड करा दीजिए 100 के स्क्वायर से, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो यहाँ लिख दीजिए 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो ये P1 आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 एक्सपोनेंट 10 की पावर -4। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2000000। अच्छा, P2 पता करते हैं, फॉर्मूला वही सेम रहेगा, वही फोर्स भी सेम है, बस एरिया बदल जाएगा। अब A2 का जो है वो मीटर में लाना पड़ेगा हमें, मीटर स्क्वायर में। न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। चलें अब इसको जो है वो डिवाइड करा देते हैं 0, इसको भी डिवाइड करा देते हैं 0.01 को डिवाइड करा देते हैं हम 100 से, स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो डिवाइड करा देते हैं 20 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -6। तो यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है आंसर वो आ रहा है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो जितना एरिया कम होता जाएगा, फोर्स यानी प्रेशर जो है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है हमने इसमें एक पार्ट और भी बताना है, जिसमें कहा जा रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी से आपको क्या जो है वो समझ में आया, यानी ये दो आपको आंसर आ रहे हैं ना, तो क्या बात समझ में आई आपको ये बताना है। तो देखें हमें ये बात समझ में आ रही है कि प्रेशर इंक्रीज विद डिक्रीज एरिया, यानी इस पार्ट सी का क्या जवाब होगा। देखें पार्ट सी का जवाब ये है कि प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा अगर एरिया कम होता जाए। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, ताकि और अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। प्रेशर इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग एरिया, यानी जैसे जैसे एरिया छोटा होता जाएगा ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब देखिए मैंने पहले भी ये समझा चुका हूँ आपको ये चीज़ कि अगर मैं इधर से प्रेशर लगाऊं तो ज़्यादा लगेगा, यानी इस हिस्से में जगह कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एक ही जगह पर प्रेशर लग रहा है। अब अगर मैं यहाँ से प्रेशर लगाऊं तो कम लगेगा। आप एक पेंसिल की नोक है, अगर आप उसको यहाँ पर लगाएं तो वो ज़्यादा दर्द करेगी। अगर आप पेंसिल उल्टी करके अपने हाथ पे लगाएं तो कम दर्द होगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, एरिया देखें यहाँ बढ़ गया और ये एरिया कम हो गया था। तो इसी तरह से एरिया के बढ़ जाने से, और वैसे भी इन्वर्स रिलेशन है ना प्रेशर और एरिया का, तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये जो है हमारे 8 सवालात यहाँ पर हो गए। अब अपना जो है वो नवा सवाल करते हैं और देखते हैं कि उसका हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन डेटा में आपसे कहा जा रहा है कि द फिगर 5.15 शोज अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी एक हाइड्रोलिक सिस्टम है कि एक तरफ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ खुद ही लगेगा। द हैज स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, यानी जो स्मॉल पिस्टन है ना, यानी जहां पर आपको 20 न्यूटन लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन,
और उस पिस्टन का जो एरिया है ना वो आपके पास कितना है 0.005 मीटर स्क्वायर। ठीक है, A1 लिख लीजिए और ये F1 लिख लीजिए। अच्छा, तो फिर आगे कहा जा रहा है कि रिस्पेक्ट M2 एंड 0.1 रिस्पेक्टली। देखिए 0.2 जो है ना, यानी ये जो 0.1 जो दिया हुआ है ना, ये आपको A2 दिया हुआ है। ये जो दूसरा पिस्टन है ना उसका एरिया दिया हुआ है, तो वो कितना एरिया लगा रहा है, तो ये दिया हुआ है आपको 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स दी हुई फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड, तो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, वो मैंने पहले ही लिख ली थी। ठीक है, चले आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि इस अप्लाई स्मॉल पिस्टन, तो स्मॉल पिस्टन पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो आपने जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें पता करनी है टू फाइंड। सबसे पहले तो आपने प्रेशर पता करना है। ठीक है, वो कैसे पता करेंगे मैं आपको बता दूंगा। फिर आपने F2 पता करना है, और उसके बाद डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, तो वो डिस्कस करना है हमें कि कितना डिस्टेंस जो है वो लार्ज पिस्टन ट्रेवल कर रहा है और कितना डिस्टेंस जो है वो स्मॉल पिस्टन ट्रेवल कर रहा है। ये दो चीज़ें डिस्कस करनी है हमने, लेकिन ये न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, तो सोल्यूशन करते हैं। देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम वाला जो है, हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बता चुका था। ठीक है, लेकिन उससे पहले प्रेशर का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें फोर्स पता करनी पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और जब हम टॉपिक कर रहे थे तो वो सेम ही होता है। ठीक है, तो F1 अपॉन A1। ठीक है, F1 अपॉन A1 से निकालें या F2 अपॉन A2 से निकालें, प्रेशर दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा, क्योंकि जो प्रेशर जो है वो छोटे पिस्टन पे लग रहा होगा वही प्रेशर बड़े पिस्टन पे भी लग रहा होगा। ठीक है, तो चले पहले प्रेशर निकाल लीजिए। तो 20 दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दिया हुआ है आपको 0.05। अच्छा, मैं आपको जो है ना वो F2 और A2 से भी जो है प्रेशर निकल के दिखा दूंगा, ताकि आप समझ जाएं कि दोनों तरीके से एक ही आना है। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आया 4000, तो प्रेशर लग रहा है 4000 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर के लीजिए। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, इनवर्स में लिखते हैं इसे। ठीक है, चलें अब जो है हमने F2 पता करना है, तो F2 पता करने के लिए क्या करेंगे हम, आपको पता है कि ये F1 हाइड्रोलिक प्रेशर में ये F1 और ये A1 जो है वो बराबर होता है F2 और A2 के। हाइड्रोलिक सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो F2 पता करना है ना, तो A2 को उधर ले आइए F1 के पास, तो ये F1 A2 अपॉन A1। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम वैल्यू पुट कर देते हैं अब। तो F1 हमारे पास कितना है 20, F2 हमारे पास कितना है 0.1, और हमारे पास जो F1 है हमारे पास 0.005, ये F2 आ जाएगा हमारे पास। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो हमारे पास आ रहा है 2, और डिवाइडेड बाय 0.005, तो 20 डिवाइडेड बाय 0.005 द आंसर इज 400 न्यूटन। अच्छा, अब इसकी मदद से ना, इस फोर्स की मदद से हम प्रेशर निकालते हैं, तो देखें वही आएगा जो हमने ऊपर निकाला था। तो ये F2 है और ये A2 है, तो कितना आया हुआ 400 और डिवाइडेड बाय 0.1 A2 देखें। तो जब आप 400 को डिवाइड करा देंगे 0.1 से, तो आपके पास आंसर वही आएगा 4000। देख रहे हैं, दोनों कंडीशन में प्रेशर सेम आया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हमारे पास प्रेशर जो है वो सेम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा और बता दूंगा। तो ये वाला जो आंसर था स्टूडेंट, ये जो हमने निकाला था ये पार्ट A का था, और ये जो हमने निकाला था ये पार्ट B का था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। नोट्स जो हैं वो फिज़िक्स और इंग्लिश और इस्लामियत और उर्दू के बन गए हैं। तो ये जो नोट्स हैं, हमने एक नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ रखी है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।